फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और इतने में आपको सारी चीज़ें कवर भी करनी है, रिविज़न भी करना है, तो इसलिए नोट्स को जरूर परचेज कीजिए, जहाँ से कि आपको अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं, है ना। ऑप्शन है, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। देखिए, मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट के बारे में बताया था, विकास के बारे में बताया था कि जो विकास की प्रक्रिया है ये माँ के गर्भ से ही शुरू होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको न्यूट्रिशन युक्त चीज़ें खाने को दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे का विकास हो रहा होता है। ठीक है, तो जो विकास की प्रक्रिया है ये माँ के गर्भ से शुरू होती और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक ये निरंतर चलती रहती है, यानी कि एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दे रखा है बचपन तक सीमित रहती है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें भी दे रखा है, फर्स्ट इसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, है ना। अब यहाँ पर हम सेकंड की बात करते हैं, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात, यही अभी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया कि जो विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ये निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से शुरू हो रही है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो रही तब तक जो है निरंतर चलती रहती है। तो सेकंड तो आपका यहाँ पर सही दे रखा है। ठीक है, थर्ड वाले ऑप्शन में भी सेकंड दे रखा है और फोर्थ वाले ऑप्शन में भी सेकंड दे रखा है। अब यहाँ पर थर्ड की बात करें, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दे रखा है क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, माँ के गर्भ से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको अपने सभी ऑप्शनों को रीड नहीं करना है, फटाफट से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, अपने राइट आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि आपको अपना टाइम जो है बचाना है, ताकि बाकी के सब्जेक्ट जिनका मैथ साइंस या फिर एसएसटी है तो उसमें आपको वो टाइम हेल्प करे। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ क्या है, इसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड और फोर्थ क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, कोई भूमिका नहीं, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, क्योंकि सोशलाइजेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, ये जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसी के बाद से शुरू हो जाती है। ठीक है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया ये जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान रखिएगा कि जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का ये जन्म से शुरू होता है। ठीक है, यानी जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तुरंत ही जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, बच्चे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजीकरण का पहला कारक क्या होता है, मुख्य एजेंसी क्या होती है। ठीक है, प्राथमिक कारक क्या होता है समाजीकरण का, परिवार होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके कारक होंगे, चाहे वो आपका स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, ठीक है, संस्कृति हो गई, धर्म हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी कि द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रखा था कि स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है, तो स्कूल का एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, द्वितीयक समाजीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था क्या होती है, परिवार। ठीक है, इसके अलावा आपका प्राथमिक में और कोई भी नहीं आता है। ठीक है, परिवार ही समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। ठीक है, तृतीयक समाजीकरण की संस्था कोई नहीं होती, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम सोशलाइजेशन का टॉपिक करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में चीज़ें देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी थर्ड वाला। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब कि थर्ड वाला जिसमें कि दे रखा है द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना। देखिए, जो जीन प्याजे हैं, है ना, जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है, और इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है रचनावाद से। ठीक है, ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कि ये क्या कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, किसी कार्य को खुद खोजबीन करके, ठीक है, अन्वेषण करके, उसमें संलग्न होकर के चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। ठीक है, इसलिए जो जीन प्याजे बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, निष्क्रिय नकल के माध्यम से।
तो देखिए जो जीन पियाजे कभी भी नकल की बात नहीं करेंगे। बच्चा नकल करके चीज़ों को नहीं सीखता है। बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ठीक है। खुद कुछ खोज करता है, खुद कुछ एक्टिविटी करता है, चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों के बारे में खुद जान रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई बच्चा, उसको जब आप कोई टॉय वगैरह देते हैं तो बच्चा क्या करता है, उसको तुरंत ही तोड़ फोड़ मतलब स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर बच्चा क्या कर रहा होता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है, ठीक है। चीज़ों के बारे में जान रहा होता है, सीख रहा होता है ना। तो यही बात आपके जीन पियाजे कहते हैं। यहाँ पर थर्ड है अनुकूलन के माध्यम से। देखिए जो अनुकूलन वर्ड है इसकी यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसकी बात जो है जीन पियाजे नहीं करते हैं। पुरस्कार और दंड की भी बात ये नहीं करते हैं। और पुरस्कार और दंड क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है कि कभी भी, ठीक है, जब आप बच्चे को बार बार पुरस्कार या फिर बार बार दंड दे रहे होते हैं तो वहाँ पर जो बच्चा होता है, ठीक है, चीज़ों को पुरस्कार पाने के लिए फिर सीखने लगता है। यानी कि एक लालच बच्चे के अंदर आते हैं पुरस्कार पाने की या फिर दंड से बचने के लिए, यानी कि डर की वजह से बच्चा सीखने लगता है। तो ये क्या होते हैं, गलत चीज़ होती है। बच्चों को बार बार पुरस्कार या फिर बार बार दंड नहीं देना चाहिए, है ना। इससे बच्चे पे एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, सेकेंड वाला। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो रूसी मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोस्की, और ये किसकी बात करते हैं कि बच्चा समाज के थ्रू चीज़ों को सीखता है, ठीक है। क्योंकि आप समाज में रहकर ही चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कुछ सीख सकते हैं। समाज से अलग होकर नहीं जान सकते, कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ और तुरंत ही आपको किसी एक कमरे में बंद करके रख दिया गया, ठीक है। तो क्या आपकी जो सामाजिकरण है, जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया वो होगी। जैसे कि एक आपने कार्टून भी देखा था, मतलब मोगली वाला करके, तो उसमें जो बच्चा था वो जंगल में रह रहा था, फिर जो उसका सामाजिकरण हुआ है ना, वो उसी जो जानवर थे उन्हीं लोगों की वो बच्चा लैंग्वेज भी बोल रहा था, ठीक है। तो हम जहाँ पर रहते हैं उसी तरीके से जो है हमारा सोशलाइजेशन भी होता है, हमारा सामाजिकरण भी होता है। यानी आप समाज में रहकर ही चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। समाज से बाहर आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो इसकी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो कहाँ से होती है, हमारे समाज से, हमारे कल्चर से, संस्कृति से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी थ्योरी का भी यही नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी। इनका सिंपल सा यही कहना है कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज और संस्कृति के माध्यम से ही चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ड आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समाज, कल्चर और लैंग्वेज। इन तीनों की बात कौन करेंगे, लेव वाइगोस्की करेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी समाज के थ्रू सीखने की बात हो, लैंग्वेज के थ्रू सीखने की बात हो या फिर संस्कृति की सीखने की बात हो, तो वहाँ पर आपको लेव वाइगोस्की का नाम जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। मनोगतिक ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। व्यवहारवादी तो अनुकरण से, मतलब कि जो बच्चा होता है वो नकल करके सीखता है, इस तरीके की बातें करते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। सूचना का प्रसंस्करण, यानी कि सिर्फ आप बच्चे के माइंड में सूचना को हस्तांतरित कर रहे हैं या फिर भर रहे हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, कि जो लेव वाइगोस्की वो इसी की बात करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। सुमित झा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा डैश को बढ़ावा देना चाहती है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो समीक्षा, जो कि एक टीचर का नाम यहाँ पर हो सकता है, वो क्या कर रही है, बच्चों को जो है नए नए खेल खेलने के अवसर प्रदान कर रही है, खुद अन्वेषण करने के अवसर प्रदान कर रही है, ठीक है। बच्चा क्या गतिविधियाँ कर रहा है, यहाँ पर एक्टिव है, कुछ एक्टिव होकर के चीज़ों के बारे में जान रहा है, सीख रहा है, डिस्कवरी लर्निंग कर रहा है। तो बच्चा यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, किस तरीके की क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, कि बच्चा यहाँ पर क्या है, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव रूप से चीज़ों को सीख रहा है। और ये बात कौन करती है, आपकी प्रगतिशील शिक्षा और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है कि सभी गतिविधियों का केंद्र क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। और टीचर का क्या रोल होता है बच्चे के सीखने में, टीचर सीखने को सुगम बनाता है, ठीक है, सुगम करता होता है, ठीक है। बच्चा खुद ही चीज़ों को सीख जाता है, बट जहाँ पर बच्चे को हेल्प चाहिए, ठीक है, जहाँ पर बच्चे को जिस तरीके की ज़रूरत है, अगर टीचर उसको वहाँ पर प्रोवाइड कर दे तो टीचर क्या होता है, सुगम करता होता है, सीखने को सुगम बनाने वाला होता है। और बच्चा क्या होता है, सभी टीचिंग लर्निंग, ठीक है,
जो गतिविधियाँ होती हैं उनका केंद्र होता है, यानी कि बच्चे को सेंटर में रख करके सभी गतिविधियाँ कराई जाती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित कक्षा, देखिए जो शिक्षक केंद्रित कक्षा होती है इसमें सिर्फ टीचर ही क्या एक तरीके से हावी होता है, ठीक है। बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता, बच्चा क्वेश्चन ही नहीं कर पाता, तो इस तरीके की एजुकेशन की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, गतिविधियाँ कर रहा है, ठीक है। टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चे को सीखने को सुगम बना रहा है। नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, देखिए नियंत्रित कक्षा नहीं होनी चाहिए। कक्षा कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। बच्चा क्या हो वहाँ पर स्वतंत्र हो क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, कुछ एक्टिविटी करने के लिए, है ना। व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा, तो देखिए इनाम या फिर पुरस्कार जैसे जो वर्ड है ये आपके एग्जाम के लिए एक नेगेटिव वर्ड है। मैंने अभी आप लोगों के साथ में बताया कि अगर बच्चे को आप पुरस्कार देते थे फिर बच्चा क्या होता है, लालच में आकर के चीज़ों को सीखता है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आप ये गलत दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। अब देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर है जिन्होंने की मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हुआ है। ये क्या कहते हैं कि एक ही व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में कई प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। जैसे कि हम हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है कई तरीके की 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बात की है, जो कि आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जब मैं इनसे रिलेटेड क्लासेस कराऊंगी, इनकी थ्योरी कराऊंगी, तो वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। और इन्हीं की जो 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई है वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और उसमें 1 नंबर आपके पक्के हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविक के पास कौन सी बुद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कलाकार होते हैं तो उनके पास क्या होती है, प्रॉपर स्थान की समझ होती है, कहाँ पर कौन सी चीज़ डिज़ाइन करनी है, ठीक है, किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। इसके अलावा जो वास्तुकार होते हैं, जो आर्किटेक्चर वगैरह होते हैं, इनके पास क्या होती है, पूरे जो है स्थान की समझ होती है, एक तरीके से जो घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है सही लगेगी, इसकी नॉलेज इनके पास होती है ना। इसके अलावा जो नाविक होते हैं तो उनको क्या होती है, दिशा की एक अच्छी समझ होती है ना। तो यहाँ पर इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी, क्योंकि स्थान की एक प्रॉपर समझ होती है इनके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाषाई बुद्धि यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। भाषाई बुद्धि किसके अंतर्गत होती है, जैसे कि जो कवि हो गए, ठीक है, जैसे जो कॉमेडी वगैरह करते हैं, जिनका कि अपनी भाषा पे अच्छा पकड़ होता है, अपनी भाषा के थ्रू, अपने लैंग्वेज के थ्रू वो दूसरों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। इसके अलावा संगीतमय बुद्धि, तो संगीतमय बुद्धि किन व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाएगी, जैसे कि आपके लता मंगेशकर हो गए, ठीक है, अरिजीत सिंह हो गए, तो इन लोगों के अंदर कौन सी बुद्धि है, संगीतमय बुद्धि, जिनके पास की सुर लय ताल का एक अच्छा संगम हो, ठीक है, तो उनके पास संगीतमय बुद्धि होती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इसको आप इंग्लिश में देखिएगा, ठीक है, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति खुद के बारे में जानता हो, ठीक है, खुद के मनोभाव, दशा, स्वभाव के बारे में जानता हो, जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए, है ना। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पर इन तीनों की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों के बारे में इन चारों के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा 4 आपकी जो है और रह जाती हैं बुद्धि, जो कि इन्होंने बता रखी है। इन्होंने 8 टोटल बता रखी है, तो 4 के बारे में तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया। बाकी और भी डिटेल में हम लोग जब इनकी थ्योरी करेंगे तो देखेंगे। बाकी 4 आपके और रह गए हैं, तो उनको भी जब आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी तो उनको जरूर देखिएगा। पूरे 8 प्रकार जो है मैं आप लोगों को पूरा वहाँ पर डिटेल में बताऊँगी, और उसके बाद आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको ईजिली वहाँ पर कर ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इमेज भी लगा रखी है कि जो वास्तुकार होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो पेंटर आर्टिस्ट होते हैं, है ना, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, जश्न और रुझान वाला आपका ये क्वेश्चन है, शिक्षकों को लड़कियों को गणित, विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। अजशन यहाँ पर पूरी तरीके से आपका गलत दे रखा है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारे समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें चलती हैं, रूढ़िवाद धारणाएं चलती हैं। जो लड़कियाँ होती हैं वो घरों के काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, जो लड़के होते हैं वो घरों के बाहर के काम करते हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके की धारणाएँ होती हैं, इसके अलावा जो लड़कियाँ होती हैं इनको कम एज में ही स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, कम एज में शादी वगैरह करा दी जाती है। तो एक टीचर भी कहाँ से निकल के जाता है, समाज से ही बनता है, ठीक है। तो
उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये धारणा आ जाती है कि जो लड़कियां होती हैं ये मैथ्स को नहीं सीख सकती, साइंस को नहीं सीख सकती, जो कि बहुत ही गलत चीज़ होती है। जब एक टीचर होकर के आप ऐसा सोचते हैं तो जो बच्चे होते हैं जिनको कि आप सिखा रहे होते हैं उन पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर बच्चा चीज़ों को सीखना नहीं चाहता है, क्योंकि जब टीचर ही वैसे धारणा बना करके बैठा है तो फिर बच्चा कैसे चीज़ों को सीख पाएगा। तो एक टीचर के लिए एक बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी कि वो इस तरीके की धारणा बनाए। तो यहाँ पर अजेशन क्या है, पूरी तरीके से गलत है। लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, ठीक है। क्योंकि जो मैथ और साइंस है ये कोई सब्जेक्ट है। ऐसे में इस तरीके की धारणाएं बनाना कि इसको लड़कियां नहीं सीख सकती, लड़के ही सीख सकते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, कोई भी इसको जो है सीख सकता है। तो ये आपका यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा कि हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए कि लड़कियाँ भी मैथ और साइंस सीख सकती हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकती हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अजेशन गलत दे रखा है। लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों की पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि मैथ्स में बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, साइंस में बहुत अच्छी होती हैं। लड़के भी जो है मैथ साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं कि उनके अंदर जन्मजात किसी चीज़ की क्षमता होती है। वो तो डिपेंड करता है कि उसको हेरिडिटी कैसे मिलती है, इन्वायरमेंट कैसा मिलता है, वो चीज़ों को सीखना चाहता है या फिर नहीं चाहता है, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉय हो, है ना। तो यहाँ पर अजेशन और रीज़न दोनों ही पूरी तरीके से गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं जो कि हमारे समाज में होता है। जैसे जो लड़कियाँ होती हैं इनको अक्सर करके यही कहा जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं ये घरों में रहती हैं, ठीक है, घरों में जो है बच्चों की देखभाल करती हैं, परिवार की देखभाल करती हैं। जो लड़के होते हैं वो बाहर से सब्जियाँ वगैरह लाते हैं, ठीक है, ऑफिस के काम करते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपने और भी हमारे समाज में देखने को मिलती है ये चीज़ कि जो लड़कियां होते हैं इनको अक्सर करके कहा जाता है कि फुटबॉल से लड़के खेलते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो तो गुड्डों गुड़ियों से खेलती हैं, है ना। इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं वही मेकअप करती हैं, लड़के नहीं मेकअप करते। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसके अलावा लड़कों के लिए कोई चीज़ बोली जाती है कि जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं, रोती तो लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत गलत है और जो है इनके लिए कई सारी चीज़ें भी अभी चलाई भी जा रही हैं। जैसे कि जो ये वर्ड होते हैं चेयर, ठीक है, चेयरमैन, तो इसमें भी एक ही पक्ष को बढ़ावा दिया था, तो इसकी जगह अब चेयर पर्सन जैसे वर्ड यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है धीरे धीरे करके चीज़ें चेंज भी हो रही हैं यहाँ पर। तो मैंने नोट्स में भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही ऐड कर रखी हैं, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके की जो धारणा है वो हमारे समाज में चलती हैं। लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है, लड़कों को ब्लू कलर पसंद होता है, ये भी एक तरीके की जो है धारणा बना करके हमारे समाज में सभी लोग रहते हैं, है ना। तो ये आपने अपने आसपास या फिर अपने घरों में भी जो है आपको हर जगह चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके का मैंने आपके रियल लाइफ से रिलेट करते हुए एग्जांपल भी दे रखा है यहाँ पर, ताकि आपको इजीली यहाँ पर समझ में आए और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा ये चीज़, ठीक है, अपने समाज में भी देखा होगा, अपने घरों में भी, अपने स्कूल में भी, ठीक है, क्योंकि सभी के साथ कभी ना कभी ये चीज़ हुई ही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विभेदित निर्देश, बिल्कुल सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समावेशन का मतलब ही क्या होता है, ठीक है, समावेशन का मतलब चाहे बच्चा कैसा भी हो, हम क्या करेंगे उसको अपने अंदर समाहित करेंगे, ठीक है। अगर बच्चा डिसेबल है यानी कि उसको कोई डिसेबिलिटीज है, बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है या फिर जो है उसको दिखने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, सामान्य बच्चा है, गिफ्टेड चाइल्ड है, हम सभी प्रकार के बच्चे को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, समाहित करेंगे और कैसी एजुकेशन देंगे, एज पर नीड एजुकेशन देंगे, ठीक है, यानी जैसे बच्चे की जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए एक दृष्टिबाधित छात्र है तो हम उसके लिए जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती हैं वो बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, है ना। श्रवणबाधित छात्र है तो जो आपकी जो चित्रात्मक चीज़ें होती हैं वो बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता चीज़ों को बट सुन तो सकता है, सुन के बच्चा जो है सुन नहीं सकता चीज़ों को बट देख कर तो सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा सुनने में असमर्थ है उसके लिए चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं, जो बच्चा देखने में असमर्थ है उसके लिए आप स्पर्श करने वाली चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर ऑडियो वाली चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चे की जरूरत है अगर आप उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो हर एक बच्चा सीख सकता है, यही बात कहती है आपकी समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे इंस्ट्रक्शन की बात करती है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की, यानी सभी को एक समान तरीके से नहीं बताया जाए, एक समान तरीके
से जो है नहीं पढ़ाया जाए। सबको पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इसके साथ साथ हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है ना। तो यहाँ पर विभेदित निर्देश की बात करती है, अलग अलग निर्देश की बात करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकृत मूल्यांकन की ये बात नहीं करती है। मानकीकृत मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके पर फिक्स हो जाना, यानी बच्चे का मूल्यांकन हम एक ही तरीके से करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि हर बच्चा चीज़ों को सीखता अलग तरीके से, तो जो उसका मूल्यांकन भी है वो कई पक्षों में होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये गलत है। पृथक्करण यानी कि हम बच्चे को अलग थलग कर देंगे तो इससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, उसको लगता है कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, इसलिए उसको अलग रखा गया है ना। तो फिर ऐसे में बच्चा जो है फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, सीखना नहीं चाहता है। तो ये भी नहीं करनी है बच्चे के साथ में। नामकीकरण, जैसे कि जब आप बच्चे को लेबलिंग कर देते हैं कि मतलब ये बच्चा फर्स्ट रैंक लाया, सेकंड रैंक, तो इससे जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, फिर उनको लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, डीमोटिवेटेड फील करते। तो ऐसे में बच्चों को नामकीकरण भी नहीं करना है, उनके ऊपर लेबल नहीं लगाना है कि ये जो है फर्स्ट रैंक वाले बच्चे हैं, सेकेंड रैंक वाले बच्चे हैं, ठीक है, सभी बच्चे जो है सीख सकते हैं, अपने आप में बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभी जो चीज़ें मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस की वही से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजनाएं करनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके क्लासरूम में एक दृष्टिबाधित छात्र है, ठीक है, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप उस छात्र के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दृश्यक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, यानी बच्चों को चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही है और ऐसे में आप बच्चे के सामने जो है दृश्य वाली चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर बच्चा उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो फिर कैसे चीज़ों को सीख सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। सख्त पाठ्यचर्या का पालन, यानी कि हम तो पाठ्यचर्या का जो पाठ्यचर्या उसको इसी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से लागू करेंगे, तो बिल्कुल गलत तरीका है। जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो पाठ्यचर्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी चाहिए। मान लीजिए बच्चा जो है देख ही नहीं पा रहा है उन चीज़ों को, तो बच्चे के लिए क्या कीजिए, आप अलग तरीके से जो पाठ्यचर्या उसको डिज़ाइन कीजिए, ठीक है, अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाइए, वो चीज़ें बताइए, वो चीज़ें, ताकि बच्चा सीख सके। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा दृष्टिबाधित वाला है, यानी जिस बच्चे को देखने में समस्या है, तो उसके लिए हम जो स्पर्श करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चा जो है उन चीज़ों को स्पर्श करके सीख पाए। जैसे कि जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए एक आती है ब्रेल लिपि, जिसकी खोज किसने की थी, लुईस ब्रेल ने की थी, ठीक है। आप लोगों ने ईवीएस में पढ़ा भी होगा, जिसमें कि 6 डॉट होते हैं। ये डॉट क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, जिसको कि बच्चा स्पर्श करके पढ़ पाता है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकृत मूल्यांकन, फिर से वही बात आ गई, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को न पढ़ती है, यह किसका विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। अब देखिए जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ना, जो अधिगम अक्षमता होती है, यहाँ से भी आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी मैं आप लोग साथ में यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ से अपने एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, श्वालीनता। देखिए जो श्वालीनता होता है, जो ऑटिज्म होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, एक ही चीज़ को बार बार बच्चा दोहराता है, ठीक है। तो ऐसे में जो बच्चा होता है, इसको भाषा संप्रेषण में, ठीक है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। बच्चा जो है समाज में सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बच्चा रिपीट कर रहा होता है। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। पठन वैकल्य यानी कि डिस्लेक्सिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए जो डिस्लेक्सिया होती है ये एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो बच्चा होता है उसको पढ़ने में समस्या आती है, ठीक है। जो लेटर होते हैं बच्चों को रिवर्स दिखाई देते हैं, जैसे जो बच्चा होता है वो माँ को ना पढ़ता है, ठीक है। इसी तरह वाच को क्या पढ़ता है बच्चा, ये वाला डिस्लेक्सिया वाला सा पढ़ता है, ठीक है। यानी बच्चे को मिरर इमेज एक तरीके से दिखाई देती है। तो जब भी रीडिंग डिसऑर्डर की बात हो, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, पढ़ने में समस्या आ रही हो, तो उस बच्चे को क्या होगा, डिस्लेक्सिया होगा, पठन वैकल्य होगा। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्या दे रखा है, अधिगम असहायपन, ठीक है। ये कब होता है, जैसे कि मान लीजिए लर्निंग हेल्पलेस, ठीक है। ये बच्चा कब फील करता है, जब बच्चे को एक तरीके से इंटरेस्टिंग क्लासरूम ना मिले, ठीक है, बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें ना मिले, तब बच्चा जो है अधिगम असहायता फील करता है, ठीक है। उसको सीखने में फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये भी यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हो रही है। लेखन वैकल्य क्या होता है, यानी कि डिस्ग्राफिया क्या होती है, तो इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है उसको लिखने में दिक्कत आती है। इस बच्चे की जो राइटिंग होती है वो पढ़ने योग्य नहीं होती है, ठीक है। अगर इस बच्चे ने कुछ चीज़ों को लिख दिया तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि बच्चा सही तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पाता है। कौन सा बच्चा, डिस्ग्राफिया वाला बच्चा, यानी कि लेखन वैकल्य वाला बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पढ़ने की बात हो रही है, बच्चा जो है
सही तरीके से चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है, म को न पढ़ रही है, ठीक है। तो इस बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है। तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रश्न पूछ कर, तो देखिए जब बच्चा सक्रिय होगा, ठीक है, एक्टिव होगा, तो क्या करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट तो सही दे रखा है, बट यहाँ पर फर्स्ट आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो इससे बच्चा क्या होगा, सक्रिय जुड़ाव होगा बच्चे का टीचर के साथ में, ठीक है, बच्चा वहाँ पर एक्टिव होगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। रट कर स्मरण, यानी जब बच्चा बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को रटता है, तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो एक्टिव नहीं होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ठीक है, पैसिव होते हैं। पैसिव होकर के चीज़ों को सीख रहे हो कि बच्चे का यहाँ पर माइंड अपना यूज़ ही नहीं हो रहा है, बच्चा जो चीज़ें टीचर ने उसको बता दी उसी को रटे जा रहा है ना। तो यही जो है आपका गलत दे रखा है। इसी से जो बच्चा होता है वो सक्रिय रूप से टीचर के साथ में जुड़ नहीं पाता है। तो यही बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी कि हमसे गलत ही पूछ रखा था, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो है सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। खोज विधि, तो इसमें भी जो बच्चा होता है वो क्या करता है, एक्टिव होकर के चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, खुद चीज़ों की खोज करता है, अन्वेषण करता है ना। तो यहाँ पर जो उसकी लर्निंग होती है वो भी अच्छी होती है, बच्चे को मज़ा भी आता है सीखने में, इंटरेस्ट भी उसका बना रहता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये भी नहीं होगा। संवाद, यानी जब बच्चा एक दूसरे से वाद विवाद करता है, संवाद करता है, इंटरेक्ट करता है, तो बच्चे के जो विचार होते हैं वो वहाँ पर ओपन एंडेड होते हैं, है ना। तो ये भी बात सही है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही थे, तो 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। वो जो गलत थे उसी के बारे में हमसे यहाँ पर पूछ रखा था, ठीक है। तो ये थे आपके अच्छे कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए। जितनी चीज़ें मैं आप लोग साथ में डिस्कस करूँ, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। आपका जो सीटेट का एग्जाम है ये रटने पर आधारित नहीं है, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करके चले आएंगे।